हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% आप देख लीजिएगा। जब आप पेपर दे के आएंगे तो पेपर मैच करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखते हुए जाइएगा, देख के जाइएगा, ताकि पेपर में कुछ भी ना छूटे। जैसे जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी 10th में वो रट के जाएंगे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला को समझते हैं बेटा। खाद्य श्रृंखला होती क्या है? तो खाद्य श्रृंखला उन जीवों की श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। बेटा खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला होती क्या है? तो खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे जैसे डिपेंड होता है ना, वैसे ही एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। जैसे अब भाई देखो, जैसे क्या होता है कि हम फ्रॉग यानी मेढक की बात कर लेते हैं। तो मेढक क्या करता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है ना। और फिर मेढक को कौन खा जाता है? तो देखा होगा सांप मेढक को खा जाता है। ठीक, फिर सांप को भी कोई खाता है ना। जैसे बकरी क्या होती है? बकरी घास खाती है ना। फिर बकरी को कौन खाता है? बकरी को भी कोई खाता है ना। हिरण क्या खाता है? हिरण घास खाता है, पत्तियां खाता है, लेकिन उस हिरण का शिकार कौन करता है? शेर करता है। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है बेटा एक प्रकार की श्रृंखला, और इस श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। बस इतना ही आपको लिखना है खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला के घटक कौन कौन से होते हैं? तो बेटा सबसे पहला जो खाद्य श्रृंखला का घटक आता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? तो वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक कौन होते हैं? जो उत्पादन करें। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हुए सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? तो जैसे हम पौधे की बात करते हैं बेटा और शैवाल की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा घटक आ जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है कि वे जीव जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वो होगा जो या तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर होगा? तो ये निर्भर होगा उत्पादकों पर। ठीक है, तो जो उत्पादकों पर निर्भर होगा वही हमारा उपभोक्ता होगा। और उपभोक्ता जो कि होते हैं बेटा यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाए आप ऐसे ही लिखेंगे। कौन कौन सा? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन? एक तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो पौधों को खाते हैं, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो पेड़ पौधे वगैरह को खाते हैं। तो कौन होंगे? इसमें गाय आ गया, हिरन आ गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे गाय वगैरह को जो खाएंगे, जैसे हिरन हो गया, सिंह हो गया और भेड़िया हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? ये मध्यवर्ती उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, उच्च स्तरीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो उच्च स्तरीय उपभोक्ता बेटा होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं। ठीक है, जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे शेर और बाज, है ना, ये उच्च स्तरीय उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है कि अपघटक क्या होते हैं। बेटा अपघटक की बात करते हैं तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया व फफूंदी। ठीक है, अपघटक क्या होते हैं? जैसे अपघटक आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, अगर कोई जानवर मर जाता है ना, या कोई भी व्यक्ति डेड हो जाए, ठीक है, सड़ी गली चीजें, तो वो डेड हो जाती है, तो वहां पर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, फफूंदी, है ना, बैक्टीरिया आ जाता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है?
उस मृत जीव को पूरी तरीके से उसको विघटित कर देता है और उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसको मिट्टी में मिला देता है। वही हमारे अपघटक होते हैं। ठीक है, जैसे आप रोटी रख दो 2-3 दिन के लिए बंद करके किसी डिब्बे में, तो धीरे धीरे देखा होगा काली पड़ जाएगी, फफूंद लग जाएगी, और फफूंद बनने के बाद में वो मिट्टी जैसा बन जाती है, फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो हम अपघटक के यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 उदाहरण समझेंगे। स्थलीय खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के 2 एग्जाम्पल। स्थलीय खाद्य श्रृंखला में क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पर जैसे आएगा घास, हिरण, शेर। मतलब घास को कौन खाता है, हिरण खाता है, और हिरण को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। तो ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला है बेटा। ओके, जलीय खाद्य श्रृंखला जैसे प्लवक है, प्लवक को कौन खाता है, तो प्लवक को खाता है छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो प्लवक को खा जाती हैं। फिर जो छोटी मछलियां होती हैं उनको कौन खाता है, उनको बड़ी मछली अपना आहार बना लेती हैं। ठीक है, और जो बड़ी मछली होती है उसको कौन खाता है, शार्क खा जाती है। तो ये स्थलीय जलीय खाद्य श्रृंखला है और ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला। मेरे हिसाब से खाद्य श्रृंखला से अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। आगे देखो, ओजोन परत क्या है या हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। बेटा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि ओजोन क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो बेटा ओजोन एक परत होती है जो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये जो ओजोन परत होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है ना, पराबैंगनी किरणें वो किरणें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं, तो उन किरणों को ये रोक कर रखती हैं। ठीक है, परंतु जैसे जैसे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यानी ओजोन परत नष्ट हो रही, जिसकी वजह से पराबैंगनी यानी यूवी रेज जो होती हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं और इन किरणों की वजह से कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो देखो अगर पूछा जाता है ओजोन परत क्या है, तो देखो आपको अच्छे से लिखना है कि ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित एक सुरक्षात्मक परत है। सुरक्षात्मक इसलिए होती है क्योंकि हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है। पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, यानी पृथ्वी से आप जब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहां पर ओजोन परत पाई जाएगी। यह ओजोन गैस की बनी होती है, इसका फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, जो ओजोन परत होती है वो ओजोन गैस की, भाई कोई ऐसी परत नहीं सॉलिड वगैरह, ये गैस की बनी हुई परत होती है जो कि यूवी का मतलब होता है वही पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। मतलब जैसे ही सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, ये उनको अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी पर इनको नहीं आने देती हैं। ठीक है, और हम उन किरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। आगे इसी में पूछा गया कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है उसको भी जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यह सूर्य की हानिकारक यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, यूवी किरणें जो होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, जो भी पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं सूर्य से, वो उनको वहीं पर अवशोषित कर लेती, तो वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो हमें इनसे सुरक्षा मिल जाती है। ओजोन परत वनस्पतियों और समुद्री जीवन को सुरक्षित रखती हैं। देखो वनस्पतियों, देखो जो प्रकाश की जो पराबैंगनी यानी यूवी रेज होती हैं वो हमारे लिए केवल हानिकारक, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों के लिए, ये जब किसी वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर पड़ती हैं तो वहां पर भी ये बहुत सारा उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। समुद्र में जब ये पड़ती तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी ये अपना प्रभाव डालती हैं। तो ओजोन परत होने की वजह से ये नीचे नहीं आ पाती, जिससे हमारी वनस्पतियां भी सुरक्षित रहती है और जो समुद्री जीवन होता है वो भी सुरक्षित रहता है। जलवायु संतुलन यानी पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखती हैं। एक ये भी काम है कि जो पृथ्वी का तापमान होता है उसको भी संतुलित बनाए रखने में काफी हद तक हमारी ओजोन परत का काम होता है। ठीक, डीएनए सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब डीएनए सुरक्षा कैसे प्रदान करती हैं, देखो बेटा, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो वो पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, उस व्यक्ति के डीएनए में भी परिवर्तन कर सकती हैं, यानी कुछ समय बाद व्यक्ति के डीएनए में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो
ओजोन परत जब इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए को भी ये सुरक्षित रखती हैं। यदि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ें तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां तो होगी, परंतु ये हमारे डीएनए में भी कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? ओजोन की परत। ओजोन की परत का क्षय यानी धीरे धीरे ये नष्ट हो रही है बढ़ते प्रदूषण, CFC गैस की वजह से, है ना, इन सभी गैसों की वजह से ओजोन परत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं और ये हमें हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही हैं। ठीक है, इतना नोट करो बेटा, इसको आप लोग नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसके। तो यहां तक नोट हो गया। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, है ना, सॉरी 3 की ओर चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है और कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी बोर्ड एग्जाम में है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है क्या बेटा? यदि हम अपना बायां हाथ इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो यहां पर देखो, अगर हम बाएं हाथ को कुछ इस तरीके से फैलाएं बेटा, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा में, यानी जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को बताएगा, और कनिष्ठिका अनामिका तर्जनी, तर्जनी क्या होगी? जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तथा जो मध्यमा होगी बेटा, वो मध्यमा उंगली हमारी क्या होगी? वो धारा की दिशा में या धारा की दिशा को दर्शाती है। तो याद रखेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? यदि हम अपने बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार फैलाएं, जैसा कि मैंने आपको फैला के दिखाया है, तो जो अंगूठा होगा हमारा, ये जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा? बल की दिशा बताएगा। जो तर्जनी उंगली होगी, है ना, कनिष्ठिका अनामिका मध्यिका तर्जनी अंगुष्ठ, जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तथा जो मध्यमा उंगली होगी, जो बीच की उंगली होगी, वो हमें क्या? धारा की दिशा को बताएगी। पूछा गया है कि इस सिद्धांत पर कौन सा विद्युत उपकरण कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना हमारा, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको देखो, मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, आप पेपर में डायग्राम भी बना दीजिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा। चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बेटा? हम बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखो बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रभाव को दर्शाती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो दर्शाती किसको हैं? तो वो दर्शाती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और प्रभाव को दर्शाएंगी, उनके प्रभाव को दर्शाएंगी। ये रेखाएं यह दिखाती हैं, ये रेखाएं यह दिखाती हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा कैसे काम करेंगी। ठीक है, कैसे काम करेंगी, ये चीज दिखाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पूछा गया आगे इनके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो पहला गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बेटा, वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दूसरा गुण है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, मतलब ये उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण की ओर चली जाएंगी। ठीक, चुंबकीय रेखाएं निकट होती हैं, यानी जहां चुंबकीय रेखाएं निकट होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र, जैसे सपोज करो यहां पर ये चुंबक रखी है और यहां से चुंबकीय बल रेखाएं गई हैं, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बहुत ही ज्यादा प्रबल बताया जाता है, होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद व वक्राकार होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से वक्राकार होती हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आगे है कि फ्यूज की जगह MCB लगाने से क्या
लाभ होगा। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, फ्यूज़ लगाया जाता था, पर आजकल जब घरों में वायरिंग होती है तो वहाँ फ्यूज़ तार की जगह पे एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर एमसीबी लोग लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? देखो फ्यूज तार में समस्या क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो फ्यूज तार में ये समस्या है कि सपोज करो आपने घर में बहुत ही ज़्यादा लोड रख दिया, ठीक, या फिर कहीं धारा का मान बढ़ गया आपके, भाई आपके घर में वायरिंग है, अब अचानक से धारा का मान बढ़ गया, ठीक है, तो फ्यूज तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो फिर हमें फ्यूज तार को सही करने में थोड़ा समय लगता है। हमें क्या होता है, तार को खोलना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, मेन लाइन स्विच ऑफ करनी पड़ती है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, समय की हानि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, उसको बदलने में टाइम लगता है। वहीं पर एमसीबी क्या होता है, सपोज करो घर में बहुत ज़्यादा लोड हो गया या फिर बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित आ गई, विद्युत धारा, लाइट बहुत तेज आ गई, तो एमसीबी क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो गिर जाती है, हम फिर उसको क्या कर दे, खटाक से ऑन कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खतरा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एमसीबी का यूज़ करते हैं फ्यूज तार की जगह पे। तो फ्यूज की जगह एमसीबी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि फ्यूज बदलने के लिए तार को निकाल कर बदलना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जबकि एमसीबी को ऑन ऑफ करने में आसानी होती है। एमसीबी गिरा दी, ऑन कर दी, गिरा दी, ऑन कर दी, ऑफ कर दी, ऑन कर दी, तो इसमें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है। अच्छा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये या बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। इसमें होता क्या है, तो देखो यह नियम यह बताता है कि किसी स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में घुमाने पर, है ना, ये नियम हमको बताता, देखो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम बताता क्या है कि ये बताता है कि यदि हम किसी स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में, मतलब समझ लो अगर स्क्रू है और उसको हम धारा की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं, दिशा में घुमाने पर कॉर्क स्क्रू जिस दिशा में घूमता है, यानी कॉर्क को सपोज करो हम ऐसे घुमा रहे, तो कॉर्क जो स्क्रू होता है वो जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। क्या होती है, वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसमें भी आपको डायग्राम बना के दिखा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि स्वतंत्र लटकी हुई परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यदि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई परिनालिका में धारा की दिशा पलट दी जाए, है ना, या धारा की दिशा बदल दी जाए, ठीक है, तो परिनालिका 180 डिग्री घूम जाएगी। क्या होगा भाई, जब धारा की दिशा बदलोगे तो परिनालिका 180 डिग्री घूम जाएगी। ये ऐसे 180 डिग्री घूम जाएगी। तो 180 डिग्री घूम जाएगी, साथ ही परिनालिका की ध्रुवता भी बदल जाएगी। तो देखो जब ये 180 घूमी तो इनके ध्रुवता भी क्या होंगे, इनके ध्रुवता यानी इनके ध्रुव भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ज़्यादातर आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको 10th में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि ओम का नियम लिखिए, ठीक है, ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध की इकाई की व्याख्या में उसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बात करेंगे ओम के नियम की। ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी अगर कोई चालक है और उस चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी, जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, में परिवर्तन ना हो, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। सूत्र क्या होगा यहाँ पर, V = V proportional to I, ठीक है।
और जब यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो R आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है V क्या होता है, तो बेटा V होता है विभवांतर, ठीक है। और I क्या होती है, तो I होती है धारा। अच्छा R क्या है, तो R यहाँ एक नियतांक है जो कि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिरोध की इकाई और ओम के नियम का उपयोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी चालक के सिरों, यदि किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, ठीक है, यानी कोई चालक के 2 सिरे हैं और उसमें अगर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तो चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम ही होगा बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया बेटा कि प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन क्या है। R1, R2, R3 प्रतिरोधों पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, प्रतिरोधों को बेटा पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध व्यंजन उत्पन्न कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रतिरोध ले लिया और उनको पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ लिया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में R1, R2, R3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनके लिए जो विभवांतर होगा वो 1 होगा, यानी विभवांतर में परिवर्तन नहीं होगा परंतु धारा में परिवर्तन होगा, ठीक। अगर बिंदु A से कोई धारा यहाँ से चलती है तो वो 3 भागों में बढ़ जाती है, I1, I2, I3, और जब यहाँ से ये बिंदु B पर पहुँचती है तो यहाँ पर मिलकर के फिर से धारा 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1 और R2, R3 को क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं एक चीज याद रखना है कि धारा अलग अलग होती है लेकिन विभवांतर सबका 1 होता है, ठीक। क्या करेंगे, तो हम डायग्राम को देखेंगे और उसका यहाँ पर जो उसको हम प्रूव कर रहे हैं वो देखेंगे। तो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा बिंदु A व B के बीच विभवांतर V लगाया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 3 प्रतिरोध R1 व R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और A व B, बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर क्या है, V है, ठीक। बिंदु A पर धारा 3 भागों में बट जाती है। देखो बेटा जब धारा यहाँ से जाती है बिंदु A पर ये 3 भागों में, ये I1, ये I2, ये I3, यहाँ धारा 3 भागों में बट रही है और बिंदु B पर 1 हो जाती है। बिंदु B पर 1 हो जाती तो क्या होगा, I1, I2, I3 इक्वल टू I के इक्वल में हो जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। देखो सब में विभवांतर एक जैसा रहेगा, धारा अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो समीकरण इसको हमने 1 माना था तो हम I का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब हम समीकरण 1 में I का मान रखेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, और हमें पता है कि I इक्वल टू ओम के नियम से V अपॉन R। तो हम यहाँ पर भी ये वैल्यू रख देंगे। तो हमने क्या किया कि समीकरण 3 का मान यहाँ पर रख दिया, 2 में रख दिया, ठीक है। तो V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1, R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। तो हम V को कॉमन ले लेंगे तो V कट जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया हमारा समांतर क्रम में संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रट के जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है। भाई विद्युत बल्ब हमारा किस सिद्धांत पर, तो ये विद्युत बल्ब जूल के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जूल के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें देखो एक चीज बताएगी कि इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों फिल करते हैं। तो उसका बेसिक सा जो कारण है कि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण को रोकने, फिलामेंट का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरते। देखो
फिलामेंट लगा होता है आर्गन का, टंगस्टन का, जो कि बहुत पतला होता है। यदि वहां पर कोई ऐसी गैस भर दी जाए जो कि इनर्ट गैस ना हो, अक्रिय गैस ना हो, तो क्या होगा, उस फिलामेंट का यानी उस टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वो बल्ब फूट जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वहां या तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं या फिर हम क्या करते हैं उसमें आर्गन गैस का उपयोग करते हैं, आर्गन गैस भर देते हैं जो कि एक अक्रिय गैस है। और जब अक्रिय गैस रहती है तो वहां पर टंगस्टन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और जब टंगस्टन का ऑक्सीकरण बच्चों नहीं हो पाता है तो वो बल्ब काफी समय तक रुकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हट रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है वो कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, और उसमें कुछ चीज़ें दी गई, जैसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 10 वोल्ट, यहाँ पर V दिया गया है। पूछा गया है कि ए बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी, यहाँ पर पॉइंट ले लो, ए और बी के बीच में इनके मध्य का कुल प्रतिरोध बताना है। तो पहले नंबर पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दो प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे R1 बराबर R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक। तो ये 4 ओम है, 4 ओम, और ये 2 ओम दिया गया है, यानी टोटल मिला के यहाँ पर R1 की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, यहाँ पर R1 इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम, ठीक। ये वाले दोनों भी देखो क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर R2 बराबर R1 प्लस R2, ठीक, यानी 2 ओम प्लस 1 ओम, तो कुल मिलाकर के 3 ओम आ गया, ठीक। तो देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा था, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, अब ये दोनों जुड़ गए तो मतलब ये आ गया यहाँ पर ऐसे हो गए, तो ये समांतर क्रम में हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। तो अब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो देखो यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकाल देंगे, तो 1/R3 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R3 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, 1/R3 इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 3 प्लस 6/18, 9/18, यानी 1/2, तो 1/R3 इक्वल टू 1/2, तो R3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 ओम। कुल प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पर पूरा प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम, ठीक, और ये 3 ओम, तो कुल कितना निकल के आ जाए, R इक्वल टू टोटल कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम, यहाँ पर 3 निकला था, और ये ये 2 और ये 3 और 2 5, तो 3 ओम प्लस 2 ओम, मतलब टोटल प्रतिरोध आ गया 5 ओम। ये चीज़ हो गया, 5 ओम आ गया, यहाँ तक समझ। तो पहला हमने सॉल्व किया। अब परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू I, धारा निकालना है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर 10 वोल्ट दिया गया है, V की वैल्यू 10, I निकालना है, और R कितना आया है 5, तो धारा निकालना है 10/5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा I, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर क्या आ गई धारा, यानी हमने इसमें धारा निकाल ली कितने, 2 एम्पियर, ठीक। A तथा B के बीच विभवांतर, अब A और B के बीच का विभवांतर बताना है तीसरे नंबर पे। तो धारा निकालनी V इक्वल टू I R। A तथा B के बीच में यहाँ जो प्रतिरोध आया था, ये टोटल प्रतिरोध आया था 2 ओम। तो क्या निकालना, क्या है इसमें, A तथा B के बीच विभवांतर V निकालना है। धारा कितनी आई, 2 एम्पियर, I कितना था 2, तो कुल मिलाकर 4 वोल्ट आ गया।
इसका आंसर कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। अगला प्रश्न पूछा गया इसी में कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, इनके सिरों का विभवांतर निकालना है। तो देखो इसको यही साल V = IR लगाएंगे, विभवांतर निकालना है। V = और 3 ओम के लिए निकालना है, तो इसलिए I की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, I निकल के आई थी 2 एम्पियर, और यहाँ पर R कितना है 3, तो V = कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा, उसमें और भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके बेटा लाइक और शेयर करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट के जाइएगा, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।